नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से समस्त छायावाद उत्तर काल को पढ़कर समाप्त कर लिया है। आगे हम गद्य साहित्य की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम गद्य साहित्य के विकास, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध ये सब देखेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यदि आप हिंदी विषय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी हिंदी विषय से संबंधित परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। पिछली जितनी भी हिंदी साहित्य से संबंधित मैंने वीडियोस बनाई हैं और बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, वो उन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। वहां से जाकर उसे अवश्य पढ़ ले, परीक्षा के लिए वो बहुत उपयोगी वीडियोस हैं। तो चलिए आज से प्रारंभ करते हैं गद्य साहित्य को पढ़ना। गद्य साहित्य में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे हिंदी गद्य का विकास, अर्थात हिंदी में गद्य का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, इन सभी विषयों पर विस्तार रूप में चर्चा करेंगे। उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला कथा नामक एक गद्य कृति की रचना की। कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? उद्योतन सूरी। बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये, इसे ध्यान दीजिएगा। तो उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की थी। 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास रोडा कवि ने राउलवेल नामक एक ग्रंथ की रचना की है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राउलवेल रोडा की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार नेट की परीक्षाओं में या कई परीक्षाओं में ये प्रश्न देखा गया है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है और यह हिंदी की प्राचीनतम कृति है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बनता है इससे कि राउलवेल जो है उसका वर्ण विषय क्या है या किस प्रकार का काव्य है। तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राउलवेल। कई बार प्रश्न बना इस तरह से, तो आप इसको विशेष रूप से अच्छे से देखिएगा। हिंदी की प्राचीनतम कृति है। राउलवेल एक शिलांकित कृति है, ये भी ध्यान देने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो रचना है वो एक शिलांकित कृति है। हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है। तो बात करें हिंदी में नक्शिक का वर्णन और उसकी श्रृंगार परंपरा का आरंभ, तो राउलवेल बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इस दृष्टि से भी आप इसको अच्छे से देखिएगा। राउलवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। तो आप देख सकते हैं कि राउलवेल कितना महत्वपूर्ण है कि इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं और साथ साथ ये राजस्थानी प्रधान है। वहीं उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। तो हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आपको इसे ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है यह। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया था। बहुत महत्वपूर्ण है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो दामोदर शर्मा है। और इसका समय काल भी आपको याद रखना है, 12वीं शताब्दी। बहुत महत्वपूर्ण है उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की, 12वीं शताब्दी की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण का वर्ण विषय क्या है, तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद्र ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है और हिंदी साहित्य में उक्ति व्यक्ति प्रकरण वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है, क्योंकि यह व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर मैथिल कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है और बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न देखा गया है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार मैथिल कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। प्रश्न इससे भी बनता है कि किससे ये जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर है किस भाषा से संबंधित है? तो मैथिल के कवि हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। आगे वर्ण रत्नाकर मैथिल हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। इस दृष्टि से भी वर्ण रत्नाकर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मैथिल हिंदी में रचित प्रथम गद्य रचना है और बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्व कोशात्मक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसका वर्ण विषय क्या है। तो ये विश्व कोशात्मक है। कौन? वर्ण रत्नाकर। इसके जो कवि है वो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर और यह मैथिली हिंदी की रचना है। वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का
क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। तो जहाँ तक बात करें हिंदी के गद्य के विकास की, तो इसका क्रमबद्ध इतिहास हमें 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता हुआ दिखाई देता है। आधुनिक काल या 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे। तो ये कौन कौन से रूप प्रचलित थे गद्य के, हम देखेंगे 19वीं सदी से पूर्व में। पहला तो है राजस्थानी गद्य, दूसरा है ब्रजभाषा का गद्य और तीसरा है खड़ी बोली का गद्य। तो ये गद्य के 3 रूप प्रचलित थे 19वीं सदी के पूर्व में हिंदी गद्य में। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया है। अब ये जो 3 रूप है हिंदी गद्य के, इनमें सबसे प्राचीन है तो राजस्थानी गद्य है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थानी जिस गद्य की बात कर रहे हैं कि ये बहुत प्राचीनतम है, तो ये कब की है, तो 10वीं शताब्दी से इसका सूत्रपात माना गया है राजस्थानी गद्य का। राजस्थानी गद्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं व लेखक निम्न हैं, यहाँ हम देख लेंगे। जैसे रचना है धनपाल कथा, तत्व विचार, पृथ्वी चंद्र चरित्र या वाग्विलास, माणिक्य चंद्र सूरी की, पंचाख्यान फतेह राम वैरागी की। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 अर्थात 1343 ईस्वी से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया था। बहुत महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह विचार कि ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो गोरखपंथी योगियों के माध्यम से किया गया और सन 1400 ईस्वी के आसपास। तो आप इसे ध्यान रखिएगा शुक्ल जी के अनुसार क्या कथन है ब्रजभाषा गद्य को लेकर। आगे डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासो में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। तो बात की जाए वीरेंद्रनाथ मिश्र जी की, तो उन्होंने पृथ्वीराज रासो में जो वचनिका शीर्षक है उसके अंतर्गत जो उपलब्ध गद्य है उसी को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। महाप्रभु बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडन है। और ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है, तो विट्ठलनाथ की रचना है। और आपको पता है कि विट्ठलनाथ बल्लभाचार्य के पुत्र थे। साथ साथ ये जो श्रृंगार रस मंडन की जो रचना है उसकी भाषा है ब्रजभाषा गद्य में है वो रचना, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे विट्ठलनाथ की अन्य रचना यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक है। ये भी दोनों बहुत महत्वपूर्ण है विट्ठलनाथ की रचना यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक। 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ माने जाते हैं। तो बात करें 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता, इन दोनों जो ग्रंथ है इनके रचनाकार विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ माने जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसे अच्छे से देखिएगा। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई है। और बात करें इन दोनों रचनाओं के वर्ण विषय की, तो क्या है, इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं हैं। इसका रचना काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। और समय की बात करें तो विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ये समय है, थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा। 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता, इनका समय 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया है। गोसाई गोकुलनाथ जी की ये दोनों रचना है। और इसका वर्ण विषय क्या है, तो वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा इसमें प्रकट की गई है। हम आगे चलेंगे। नाभादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी है। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि नाभादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम की रचना की। तो अष्टयाम नाभादास की महत्वपूर्ण रचना है, ब्रजभाषा में लिखी गई है। और इसका वर्ण विषय क्या है, अष्टयाम का तो भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया है इसमें नाभादास ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इसे अच्छे से देखिएगा। ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित वैकुंठमणि शुक्ल ने संवत 1680 के आसपास ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म्य तथा वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखी थी।
सुरती मिश्र ने संवत 1767 ईस्वी में बैताल पच्चीसी नामक पुस्तक की रचना की है। बहुत महत्वपूर्ण है, बैताल पच्चीसी सुरती मिश्र की रचना है। इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बैताल पच्चीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर लिखी गई थी। बैताल पच्चीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पच्चीसी सन 1801 ईस्वी नाम से किया था। तो बैताल पच्चीसी जो रचना है ये लल्लू लाल की है, बहुत महत्वपूर्ण है। और बात करें तो बैताल पच्चीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद की गई है। ये रचना किसने किसने की, तो मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने इसका अनुवाद किया है। बैताल पच्चीसी लल्लू लाल की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। साथ ही इसका प्रकाशन वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1801 ईस्वी, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। संवत 1852 या 1795 ईस्वी में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की है और ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आईने अकबरी की भाषा वचनिका किसकी है, तो लाला हीरा लाल की है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, हीरा लाल की महत्वपूर्ण रचना है आईने अकबरी की भाषा वचनिका। दनकौर के निवासी प्रियादास ने सन 1779 ईस्वी में सेवक चरित्र गद्य ग्रंथ लिखा था। तो ये गद्य ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। सेवक चरित्र के नाम से प्रियादास की रचना है सन 1779 ईस्वी की, और ये राधा वल्लभीय संप्रदाय से संबंधित है। ये भी महत्वपूर्ण है कि किससे संबंधित है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है सेवक चरित्र रचना, जो कि प्रियादास की है 1779 ईस्वी की। लल्लू लाल ने राजनीति 1802 ईस्वी में तथा माधव विलास 1817 ईस्वी में नामक ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना की है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीति तथा माधव विलास ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ है ये, और बहुत महत्वपूर्ण है लल्लू लाल की रचना। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि राजनीति या माधव विलास की रचनाकार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि लल्लू लाल की रचना है। साथ ही इसका प्रकाशन वर्ष भी और इसकी भाषा भी कि ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित है ये ग्रंथ। आगे देखेंगे कि माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो सामाजिक जीवन की चर्चा की गई थी 19वीं शताब्दी में किस ग्रंथ में, माधव विलास में। और आपको पता है कि माधव विलास किसकी रचना है, तो लल्लू लाल की रचना है। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप का चित्रण किया गया था। वहीं माणिकलाल ओझा ने सन 1828 ईस्वी में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य में रचना की है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप हमें कहाँ मिलता है, तो दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी, जबान हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा है, और ये सभी नाम बहुत महत्वपूर्ण है जो दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को दिए हैं। कौन कौन से, तो हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी और जबान हिंदुस्तान। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप हमें दक्षिणी साहित्य से ही मिलता है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे। दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन ने लिखा है, इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। किस भाषा में, तो दक्षिणी हिंदी में। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कि पंजाबी, हरियाणी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, फारसी, अरबी सारी भाषाओं के शब्द दक्षिणी हिंदी में मिलते थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जबाने हिंदुस्तान कहा और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। तो इस प्रकार आपने देखा दक्कनी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन ने इस प्रकार की बात लिखी है कि कभी हिंदी, कभी जबाने हिंदुस्तान के नाम से, तो कभी दक्कनी कहकर दक्षिणी हिंदी को पुकारा गया था, और इसमें कई भाषाओं के शब्द शामिल थे।
दक्खनी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। इनका समय है 1318 से 1422 ईस्वी और ये बहुत महत्वपूर्ण है। दक्खनी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की प्रसिद्ध रचना मेराजुल आशिकीन दक्खनी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। तो दक्खनी गद्य की प्रथम पुस्तक कौन है? तो मेराजुल आशिकीन है और ये ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की प्रसिद्ध रचना है। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। मेराजुल आशिकीन ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की दक्खनी गद्य की प्रथम पुस्तक है। इनकी अन्य कृतियाँ निम्न है: शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला सहवारा या बारहमासा। ये सभी रचनाएं ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसे कई बार अच्छे से पढ़िएगा, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। मीराजुल आशिकीन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। तो मीराजुल आशिकी का वर्ण विषय क्या है? तो इसमें सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की प्रमुख रचना है। अब देखिए, मुल्ला वजही की बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है कुतुब मुश्तरी। इसे ध्यान दीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मुल्ला वजही ने सन 1635 ईस्वी में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, साथ साथ इसका प्रकाशन वर्ष भी कि 1635 ईस्वी में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की थी मुल्ला वजही ने। तो मुल्ला वजही की रचना हुई सबरस और कुतुब मुश्तरी। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना कौन है? सबरस। और सबरस किसका है? तो मुल्ला वजही का है। सन 1635 ईस्वी का ग्रंथ है। बहुत अच्छे से इसे ध्यान रखिएगा, उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना है सबरस। सबरस में तज़व्वुफ़ के सिद्धांतों की प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। तो तज़व्वुफ़ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किसमें किया गया है? तो सबरस में किया गया है। तो इसे अच्छे से दिखेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका वर्ण विषय है सबरस का। दक्खनी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक वृहत काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है मोहम्मद अली कुतुब शाह की, कुलियाते कुली कुतुब शाह, जो कि दक्खनी हिंदी में है और एक वृहत काव्य है। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हुसैन अली खान ने सन 1838 ईस्वी में 4 दरवेज़ का फारसी से दक्खनी में अनुवाद किया है। तो 4 दरवेज़ का फारसी से दक्खनी में किसने अनुवाद किया है? तो हुसैन अली खान ने अनुवाद किया है सन 1838 ईस्वी में। ये भी महत्वपूर्ण, इसे ध्यान दीजिएगा। हुसैन अली खान ने 4 दरवेज़ का फारसी से दक्खनी में अनुवाद कर दिया था। 4 दरवेज़ का अनुवाद हुसैन अली खान ने अपने पुत्रों के लिए किया था। और किसके लिए किया था ये 4 दरवेज़ का अनुवाद? तो अपने पुत्रों के लिए किया था हुसैन अली खान ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि के द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है। और दूसरी बात ये कि रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभ है अकबर के समय में इन्हीं रचनाकार से माना है, जिनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना सोडी महिरवानु, हरिजी, दयाल अनेवी आदि लेखकों ने की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं जिन्होंने गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना की है। सोडी महिरवानु सन 1581 से 1640 ईस्वी ने सचुषंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की है। कभी कभी ये सचुषंड पोथी परीक्षाओं में देखी गई है, तो थोड़ी महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार बस इसको देख लीजिएगा कि सोडी महिरवानु की रचना है सचुषंड पोथी, इसमें गुरुवाणी की व्याख्या है। आगे सोडी महिरवानु के पुत्र हरिजी ने 3 पुस्तकों की रचना की है। सुसमणि, सहसंगर नाम, परमारथ, गोसट गुरु महिरवाणु तथा पोथी हरिजी। अगले हैं दयालु अनिमी। इनका समय है 1675 से 1721 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है: अवगत उल्लास, अष्टावक्र भाषा तथा गीता भाषा। तो ये दयालु अनिमी की कुछ रचनाएं हैं, अष्टावक्र भाषा और गीता भाषा। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, तो इसे एक बार बस देख लीजिएगा। दयालु अनिमी की रचनाएं हैं
अष्टावक्र भाषा और गीता भाषा। आगे जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सान्याल प्रभृति विद्वान आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र के द्वारा बताते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि जॉर्ज ग्रियर्सन इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विद्वान, और भी साथ साथ कुछ विद्वान हैं जैसे नलिनी मोहन सान्याल, R.W. फ्रेजर आदि विद्वानों ने आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र के द्वारा बताते हैं। तो लल्लू लाल और सदल मिश्र का नाम आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। और किसकी अध्यक्षता में? तो गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में। बहुत महत्वपूर्ण, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। तो पंचांग दर्शन किसका है? मथुरा प्रसाद शुक्ल का एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसे एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। अगला संवत 1818 या 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने हरिशेणाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 या 1741 ईस्वी में रचित भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रामचंद्र शुक्ल ने सन 1741 ईस्वी में भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक कहा है, और साथ साथ राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। राम प्रसाद निरंजनी ही भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं, तो ध्यान दीजिएगा। शुक्ल ने इन्हें ही प्रौढ़ गद्य लेखक माना है प्रथम। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसे विशेष रूप से देखिएगा। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसकी भाषा क्या है? तो पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है भाषा योग वशिष्ठ की। इसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। मुंशी सदासुख लाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर किया है। तो मुंशी सदासुख लाल खड़ी बोली में क्या करते हैं? तो सुख सागर की रचना करते हैं, और इसका आधार उन्होंने क्या लिया? तो विष्णु पुराण लिया है। महत्वपूर्ण है यह सदासुख लाल की रचना सुख सागर खड़ी बोली की। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए हैं। हम देख लेंगे कि वे महानुभाव कौन कौन है जिन्होंने खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। वे हैं मुंशी सदासुख लाल नियाज, सैयद इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल तथा सदल मिश्र। ये 4 नाम बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने में इन सबका योगदान था और बहुत महत्वपूर्ण है ये। मुंशी सदासुख लाल नियाज और इंशा अल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, परीक्षाओं में प्रश्न बनता है कि किनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए कि मुंशी सदासुख लाल नियाज और इंशा अल्लाह खां का, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से कहीं नहीं था, कुछ भी नहीं था। मुंशी सदासुख लाल ने लिखा है, रस्म और रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। महत्वपूर्ण इनका कथन है सदासुख लाल का कि रस्म और रिवाज भाखा की दुनिया से उठ गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न बना है कि किनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। तो आपको पता होना चाहिए कि लल्लू लाल और सदल मिश्र का फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध था, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज में ये दोनों प्राध्यापक थे। आगे मुंशी सदासुख लाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर एवं मुंतखबुत्वारिक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। मुंशी सदासुख लाल नियाज की रचना एक तो सुख सागर और दूसरा मुंतखबतुक वारिक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य में की थी, और बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां की। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। और साथ साथ इसका समय 1798 से 1803 के मध्य की यह रचना है। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। ये भी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न बना है कि किस रचना को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। तो रानी केतकी की कहानी जो कि इंशा अल्लाह खां की है, उसे ही उदयभान चरित के नाम से जाना जाता है।
रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ है। इसलिए भी ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है, रानी केतकी की कहानी, क्योंकि इसी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ था। आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की है, हम देख लेंगे। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और ना किसी बोली का मेल है ना पुट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इंशाअल्लाह खां के कि यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी का छुट और ना किसी बोली का मेल है ना पुट। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा कि इस कहानी की शैली क्या है, तो हास्य प्रधान है ये रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की। इंशाअल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गोई शैली, मुहावरेदार और चलती है। तो इनकी भाषा के विषय में क्या कहा गया कि इनकी भाषा कैसी है? चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गोई शैली वाली और मुहावरेदार, साथ साथ चलती हुई शब्दों का प्रयोग करते हैं इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि रानी केतकी की कहानी को ही हिंदी की पहली मौलिक लिखी हुई गद्य कथा कहा जाता है, माना जाता है। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा जाता है। इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी या की है। कौन कौन सी? तो बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की से मुक्त, गंवारी अर्थात ब्रजभाषा, अवधी इत्यादि से मुक्त, और भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल, इससे मुक्त रखने की प्रतिज्ञा इंशाअल्लाह खां ने की थी। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि ये अरबी, फारसी एवं तुर्की का जो कि बाहर की बोलियां हैं इसका प्रयोग नहीं करते थे। साथ ही गंवारी अर्थात ब्रजभाषा, अवधी इत्यादि का भी प्रयोग नहीं करते थे, और इसके साथ साथ भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का भी कोई मेल इनके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों में नहीं होता था। आगे लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना की है जो निम्नलिखित है, और लल्लू लाल की सभी रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है और इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से देखेंगे हम। सिंहासन 32 1801 ईस्वी, बैताल 25 1801 ईस्वी, शकुंतला नाटक 1810 ईस्वी, माधोनल 1801 ईस्वी, राजनीति 1802 ईस्वी, प्रेम सागर 1810 ईस्वी, लतायफी हिंदी 1810 ईस्वी, ब्रजभाषा व्याकरण 1811 ईस्वी, सभा विलास 1815 ईस्वी, माधव विलास 1817 ईस्वी, लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी। इस प्रकार आपने देखा कि लल्लू लाल की कुल 11 पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिंहासन 32, बैताल 25, शकुंतला नाटक, माधोनल, राजनीति, प्रेम सागर, लतायफी हिंदी, ब्रजभाषा व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका, सभी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे लल्लू लाल का ब्रजभाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। तो ब्रजभाषा व्याकरण जो है सन 1811 ईस्वी की ब्रजभाषा व्याकरण, ये लल्लू लाल की मौलिक रचना मानी जाती है। लल्लू लाल कृत राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में है तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रचना ब्रजभाषा में है और कौन सी रचना खड़ी बोली में है। तो राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रजभाषा में है, वहीं शेष जितनी भी रचनाएं हैं सभी खड़ी बोली में है। लल्लू लाल ने सन 1802 ईस्वी में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि लल्लू लाल ने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया है। वहीं लल्लू लाल की वे रचनाएं जो अन्य लेखक की रचना का आधार लेकर लिखी गई हैं वे इस प्रकार है। हम देख लेंगे कि किस रचना का आधार लेकर कौन सी रचना लिखी गई है। प्रेम सागर या नागरी दशम चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद के ब्रज भाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद है। लाल चंद्रिका की टीका बिहारी सस्से की टीका है। सिंहासन 32 काजिम अली की सहायता से सुंदरदास के ब्रजभाषा अनुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतर है। वहीं बैताल 25
शिवदास रचित संस्कृत रचना के सुरती मिश्र कृत ब्रज भाषानुवाद का मजहर अली के साथ लिखित खड़ी बोली में रूपांतर है। लताइफी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। लताइफी हिंदी लल्लू लाल की। माधव विलास ब्रज भाषा में लिखा गया एक चंपू काव्य है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ब्रज भाषा में लिखा एक चंपू काव्य है, उसी के आधार पर माधव विलास की रचना की गई थी। भाषा कायदा ब्रज भाषा व्याकरण से लेकर लिखी गई रचना है। ब्रज भाषा व्याकरण का आधार लेकर लिखी गई रचना है। भाषा कायदा लल्लू लाल की। हम आगे चलेंगे। लल्लू लाल जी उर्दू को यामनी भाषा कहते थे। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही है। तो लल्लू लाल जी उर्दू को क्या कहते थे? यामनी भाषा। बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या कहते थे, तो यामनी भाषा कहते थे। साथ ही साथ इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को अर्थात उर्दू भाषा को छोड़ने की बात भी कही थी। किसने? लल्लू लाल जी ने। आचार्य शुक्ल ने लिखा है लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का लल्लू लाल के प्रति कि लल्लू लाल की भाषा कैसी है, तो कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली की है। आचार्य शुक्ल ने स्पष्टतः कहा है, सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य है। अर्थात शुक्ल जी का लल्लू लाल की भाषा को लेकर के कथन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक तरह से सारांश कहा है लल्लू लाल की भाषा के बारे में कि लल्लू लाल की काव्य भाषा कैसी है, तो काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य ही है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इसे ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। कभी कभी ये परीक्षाओं में प्रश्न देखा गया है कि लल्लू लाल ने आगरा में कौन सा प्रेस खोला था, तो संस्कृत प्रेस खोला था। लल्लू लाल ने लताइफी हिंदी को बजुवान ई रेख्ता कहा है, तो बजुवान ई रेख्ता लताइफी हिंदी को लल्लू लाल ने कहा है। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। लताइफी हिंदी को बजुवानी रेख्ता कहा है लल्लू लाल ने। वही सदल मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे। कहाँ के? आरा जिले के, बिहार से। सदल मिश्र की प्रमुख रचनाएं निम्न है: चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान सन 1803 ईस्वी, रामचरित 1806 ईस्वी और हिंदी पर्शियन वोकेबुलरी 1809 ईस्वी। तो ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सदल मिश्र की। प्रकाशन वर्ष के साथ इसको ध्यान दीजिएगा। चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, सदल मिश्र की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त रामचरित और हिंदी पर्शियन वोकेबुलरी। सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की है। ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। पहला तो चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान, दोनों एक ही रचना है और सदल मिश्र इसके रचनाकार हैं। इस ग्रंथ का आधार क्या है, तो यजुर्वेद के आधार पर यह ग्रंथ कठोपनिषद में वर्णित जो नचिकेता की कथा है, उसी नचिकेता की कथा को आधार बनाकर सदल मिश्र ने खड़ी बोली गद्य में चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना की है। आप नासिकेतोपाख्यान से नचिकेता की कथा को ट्रिक से याद कर सकते हैं। यजुर्वेद के कठोपनिषद में वर्णित है, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे सदल मिश्र ने रामचरित की रचना आध्यात्म रामायण के आधार पर की है। तो रामचरित जो इनकी महत्वपूर्ण एक और रचना थी, उसका आधार क्या है, तो आध्यात्म रामायण के आधार पर ये रचना सदल मिश्र ने की है, रामचरित्र के नाम से। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन के लिए व्यवहारिक खड़ी बोली है। सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। तो इनकी भाषा की यह विशेषता है कि यह पूर्वीपन लिए हुए है तथा व्यवहारिक खड़ी बोली में है सदल मिश्र की भाषा। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। अब डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों का कुछ क्रम देख लेंगे। जैसे
सबसे पहले आते हैं इंशाअल्लाह खां। इनका निवास स्थान है दिल्ली, इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। और बाद में दिल्ली से लखनऊ चले गए थे इंशाअल्लाह खां। वहीं दूसरे आते हैं सदल मिश्र। इनका निवास बिहार, जिला आरा है, स्थान शाहाबाद घुवडिया है, महत्वपूर्ण है बिहार, जिला आरा सदल मिश्र के लिए। वहीं लल्लू लाल का निवास आगरा था। सदा सुखलाल की बात करें तो उनका निवास स्थान दिल्ली है। तो इस प्रकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी गद्य के आरंभिक ये 4 आचार्य हैं क्रम के अनुसार, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, उसके बाद फिर लल्लू लाल और अंतिम में सदा सुखलाल। तो ये ध्यान देने की बात है, आप इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। आगे देखेंगे कि महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। तो ये रामचंद्र शुक्ल के क्रम के आधार पर हिंदी गद्य के आरंभिक आचार्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण है यह क्रम, इसे ध्यान दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले रखा है सदा सुखलाल को, उसके बाद इंशाअल्लाह खां, फिर लल्लू लाल और तब जाके सदल मिश्र। तो इस प्रकार सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्य हैं क्रम के अनुसार। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्नलिखित क्रम में रखा है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी गद्य के आरंभिक 4 आचार्य हैं, ये भी थोड़े महत्वपूर्ण, इसे ध्यान दीजिएगा। इन्होंने सबसे पहले सदा सुखलाल को रखा है, फिर सदल मिश्र को रखा है, फिर इंशाअल्लाह खां और तब जाकर के लल्लू लाल को रखा है। तो इस प्रकार डॉक्टर बच्चन सिंह के आधार पर ये 4 आचार्यों का क्रम क्या है? सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां और लल्लू लाल। आगे हम देखेंगे खड़ी बोली गद्य के 4 महानुभावों की भाषिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यहाँ वे महानुभाव है और साथ साथ उनकी भाषिक विशेषताएं हैं कुछ, जैसे मुंशी सदा सुखलाल, इनकी जो भाषिक विशेषता है वो है संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी। इंशाअल्लाह खां ये चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती भाषा का प्रयोग करते हैं। लल्लू लाल कृष्णोपासक व्यासों की ब्रज रंजित खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। वही सदल मिश्र पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। तो ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, अच्छे से देखिएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि संस्कृत का सबसे अधिक प्रयोग कौन करते हैं, तो सदा सुखलाल करते हैं। वहीं चटकीली भाषा का प्रयोग इंशाअल्लाह खां, कृष्णोपासक व्यासों की ब्रजरंजित भाषा का प्रयोग लल्लू लाल और पूर्वीपन का प्रयोग अधिक करते हैं सदल मिश्र जी। आगे देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में मार्किवस वेलेजली ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1800 ईस्वी, और दूसरा की स्थापना किसने की, तो मार्किवस वेलेजली ने इसकी स्थापना की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की सन 1800 ईस्वी में। गिलक्राइस्ट का पूरा नाम डॉक्टर जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट था। तो जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट का पूरा नाम था। गिलक्राइस्ट ने कुल 19 ग्रंथों की रचना की थी। कितनी? 19 ग्रंथों की रचना की है गिलक्राइस्ट ने। इनकी प्रमुख कृति ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी है। तो ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी की रचनाकार कौन है, तो गिलक्राइस्ट है। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। तो गिलक्राइस्ट की पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, जिसमें इन्होंने हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। वहीं गिलक्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानते हैं। ये 3 शैलियाँ बहुत महत्वपूर्ण है गिलक्राइस्ट की। पहला तो है दरबारी या फारसी शैली, दूसरा है हिंदुस्तानी शैली और तीसरा है हिंदवी शैली। तो दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली तथा हिंदवी शैली, 3 शैलियों को गिलक्राइस्ट मानते हैं कि खड़ी बोली की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। तो उनकी प्रिय शैली कौन सी थी? हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट की। इसे वे द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं कि हिंदुस्तानी शैली क्या है? द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान है।
गिलक्राइस्ट ने ऐसा माना है। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 ईस्वी में की गई थी। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1833 ईस्वी में हुई थी। विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद सन 1809 ईस्वी में नए धर्म नियम शीर्षक से किया था। सन 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया था। तो हेनरी मार्टिन ने अनुवाद किया था बाइबिल का हिंदी और उर्दू दोनों में। आगे हम अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार एवं रचनाएं देख लेंगे। रचनाकार है जेटी आमसन, दाऊद के गीत इनकी रचना है। जॉन म्योर, ईश्वरोक्त शास्त्रधारा, संत मत निरूपण इनकी रचना है। जे शर्मन, द प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स रेंडर्ड इनटू उर्दू एंड हिंदी 1850 ईस्वी। फूलों का शर, पॉल का चरित्र, वेदांत विचार, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। मॉर्समैन, प्राचीन इतिहास का अनुवाद इनकी रचना है। वहीं पंडित रतनलाल, कथासार इनकी रचनाएं हैं। आगे हम देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली हिंदी गद्य में की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है 1874 ईस्वी की खड़ी बोली में। पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयत्न से सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी की प्रतिष्ठा हुई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी की प्रतिष्ठा हुई, पहली बात। और दूसरी बात कि किसके प्रयत्न से, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अथक प्रयास से ऐसा संभव हो पाया था। दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। तो दयानंद सरस्वती जी के जो अनुयायी हुए वो हिंदी को क्या कहते थे, आर्य भाषा कहते थे। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में हुआ था। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी भाषा की ये प्रथम पत्रिका है। कौन सी, उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर के निवासी थे जुगल किशोर और उन्हीं के संपादकत्व में इसका प्रकाशन हुआ था। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी। बहुत महत्वपूर्ण है कि पत्रिका कैसी थी, तो साप्ताहिक पत्रिका थी, अर्थात उदंत मार्तंड सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी, जो कलकत्ता से निकलती थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि निकलती कहाँ से थी, कलकत्ता से। जबकि देखिए जुगल किशोर कहाँ के थे, कानपुर के थे, लेकिन पत्रिका वे कलकत्ता से निकालते थे। साप्ताहिक थी उदंत मार्तंड। 30 मई 1826 ईस्वी को इसका प्रकाशन वर्ष है। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। तो मध्य देशीय भाषा किसे कहा गया उदंत मार्तंड में, तो खड़ी बोली को ही कहा गया है। और मध्य देशीय भाषा के नाम से ही उल्लेख मिलता है उदंत मार्तंड में खड़ी बोली के लिए। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर ही 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 30 मई को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 30 मई सन 1826 ईस्वी को उदंत मार्तंड, जो कि हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका प्रथम बार प्रकाशन हुआ था कलकत्ता से। तो इसे ध्यान रखिएगा कि 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षन श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला था। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड है कलकत्ता से, वही कलकत्ता से 1854 ईस्वी में ही हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षन, जो कि श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकली थी। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इससे ध्यान रखिएगा। 1854 ईस्वी हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षन कलकत्ता से। प्रारंभिक समय के अब कुछ प्रमुख समाचार पत्र, संपादक और उसका प्रकाशन वर्ष देख लेंगे, जो इस प्रकार है। यहाँ हम 1826 से 1867 ईस्वी तक के जो भी पत्रिकाएं थी, समाचार पत्र थे, उनको देखेंगे। सबसे पहले आता है उदंत मार्तंड समाचार पत्र, जिसके संपादक जुगल किशोर थे। 1826 इसका प्रकाशन वर्ष था। ये साप्ताहिक थी और कलकत्ता से निकलती थी। ये सभी पत्र जो भी मैं बता रही हूँ बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। वहीं दूसरा समाचार पत्र है बंगदूत, राजा राम मोहन राय इसको निकालते थे।
1829 ईस्वी से ये पत्रिका निकलती है और साप्ताहिक है, कलकत्ता से ही निकल रही है। राजा राम मोहन राय की पत्रिका बंगदूत। प्रजामित्र 1834 ईस्वी में निकलती है, साप्ताहिक है और ये भी कलकत्ता से निकलती है। तो आप देख सकते हैं प्रारंभिक दौर में अभी तक 3 पत्रिका निकली जो कि कलकत्ता से, उदंत मार्तंड, बंगदूत और प्रजामित्र है। अगला है बनारस अखबार, राजा शिव प्रसाद सिंह इसको निकालते थे। 1845 इसका प्रकाशन वर्ष है, यह भी साप्ताहिक है और काशी से निकलती थी। मार्तंड मोहम्मद नसीरुद्दीन निकालते थे। 1846 की पत्रिका है, साप्ताहिक है और कलकत्ता से निकलती थी। मालवा अखबार प्रेम नारायण की है, 1849 ईस्वी की, साप्ताहिक है और मालवा से निकलती थी। अगला है सुधाकर पत्रिका, बाबू तोताराम की संपादकत्व में निकलती थी। 1850 इसका प्रकाशन वर्ष है, यह भी साप्ताहिक है और काशी से निकलती थी। अगला है सुधाकर समाचार पत्र जो कि बाबू तारा मोहन मित्र के संपादकत्व में निकलती थी सन 1850 ईस्वी में और यह भी साप्ताहिक है, काशी से यह पत्रिका निकलती थी। वहीं यह बुद्धि प्रकाश, इसके संपादक थे मुंशी सदासुखलाल। 1852 इसका प्रकाशन वर्ष है, यह भी साप्ताहिक है और आगरा से निकलती है बुद्धि प्रकाश। वहीं समाचार सुधावर्षन है, श्याम सुंदर सेन इसे निकालते थे। 1854 इसका प्रकाशन वर्ष है और यह दैनिक पत्रिका है कलकत्ता से। तो ये ध्यान रखिएगा कि समाचार सुधावर्षन क्या है, दैनिक पत्रिका है, कलकत्ता से निकलती है। श्याम सुंदर सेन इसके संपादक हैं समाचार सुधावर्षन के। अगली है प्रजा हितैषी, राजा लक्ष्मण सिंह की है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1855 इसका प्रकाशन वर्ष है और आगरा से ये पत्रिका निकलती है। जगत दीप भास्कर मोहम्मद नसीरुद्दीन का, कलकत्ता से। लोकमित्र ईसाई मिशनरी का, आगरा से। अवध अखबार उर्दू में, लखनऊ से। ज्ञानदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय की, महत्वपूर्ण है। 1867 इसका समय काल है और यह मासिक पत्रिका थी, ध्यान दीजिएगा। ज्ञानदायिनी पत्रिका महत्वपूर्ण है, मासिक पत्रिका, पंजाब से निकलती थी। नवीन चंद्र राय इसके संपादक थे ज्ञानदायिनी पत्रिका के। अगली है तत्वबोधिनी पत्रिका, बहुत महत्वपूर्ण है, 1865 ईस्वी की, बरेली से निकलती है। वहीं वृत्तांत विलास 1867 ईस्वी की पत्रिका है, मासिक है और जम्मू से निकलती थी। आगे देखेंगे बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बंगला भाषा में होता था। तो इस प्रकार आपने कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र के बारे में देखा, पत्रिकाओं के बारे में पढ़ा। जिन्हें महत्वपूर्ण मैंने बताया है उसे बहुत अच्छे से देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आगे देखेंगे बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बंगला भाषा में भी होता था। तो बंगदूत पत्रिका की बात करें तो हिंदी के अतिरिक्त और भी कई भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था, जैसे अंग्रेजी, फारसी तथा बंगला में। अगला है बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि किस पत्रिका के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका निकाली थी। तो आपको पता होना चाहिए कि बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका निकाली थी। मुंशी सदासुखलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण है। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है कि सदासुखलाल जो थे, मुंशी सदासुखलाल, उनकी पत्रिका बुद्धि प्रकाश है और ये क्या है तो नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण है बुद्धि प्रकाश। तो ध्यान दीजिएगा इसे। आगे हम देखेंगे पंडित वंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था जिसके हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत तथा उर्दू कॉलम का नाम आबे हयात था। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत रखा गया, वहीं उर्दू कॉलम का नाम आबे हयात रखा था पंडित वंशीधर ने हिंदी उर्दू की एक पत्र में जो आगरा से निकलती थी। आगे गारसा दतासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो बहुत महत्वपूर्ण है। गारसा दतासी जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान है जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। तो गारसा दतासी फ्रांसीसी के विद्वान हैं, साथ साथ पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक भी थे। तो इसे ध्यान दीजिएगा। तासी ने सन 1836 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुस्तक की रचना की है और यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास गारसा दतासी की महत्वपूर्ण रचना है 1836 ईस्वी की, इसे ध्यान दीजिएगा। तासी उर्दू भाषा के
कट्टर समर्थक थे। ये बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान देने की बात है कि गार्सद तासी उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे, जिसके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली भी कहते थे। तो इसे ध्यान दीजिएगा, हिंदी को वे पसंद नहीं करते थे और इसको मानते थे कि क्या है, ये एक भद्दी बोली है, जबकि उर्दू के वे कट्टर समर्थक थे गार्सद तासी। पंजाब प्रांत के पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। वहीं नवीन चंद्र राय की बात करें तो वो क्या थे, हिंदी के पक्के समर्थक थे और पंजाब प्रांत से थे। विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण है कि लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना किसने की थी, तो नवीन चंद्र राय ने की थी विद्या की उन्नति के लिए। वहीं नवीन चंद्र ने लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रसार जोर शोर से किया था। ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लाहौर में यदि स्त्री शिक्षा का प्रचार जोर शोर से करने वाले कोई थे तो वो थे नवीन चंद्र राय जी। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धाराम फिल्लौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धाराम फिल्लौरी को क्या माना है, तो अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक। साथ साथ श्रद्धाराम फिल्लौरी कहाँ के थे, तो पंजाब से संबंधित थे। श्रद्धाराम फिल्लौरी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो इस प्रकार है। गद्य की रचना है सत्यामृत प्रवाह, पद्य की रचना है आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्मरक्षा, उपदेश संग्रह और शतोपदेश। जिसमें गद्य की रचना में सत्यामृत प्रवाह श्रद्धाराम फिल्लौरी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। सत्यामृत प्रवाह गद्य की रचना श्रद्धाराम फिल्लौरी। वहीं पद्य की बात करें तो तत्वदीपक इनका महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है पद्य की तत्वदीपक। श्रद्धाराम फिल्लौरी ने प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की है। तो देखिए आप जो ये आरती गाते हैं ओम जय जगदीश हरे, ये बहुत प्रसिद्ध जो आरती है, इसके रचनाकार कौन है, श्रद्धाराम फिल्लौरी जी हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 से 1895 ईस्वी, इनका समय काल ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण है। 1823 से 1895 ईस्वी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के गुरु थे। बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु के गुरु कौन थे, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। राजा शिव प्रसाद सिंह सन 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए थे। तो शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर कौन थे, तो राजा शिव प्रसाद सिंह थे। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं जो इस प्रकार है। राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मसार, वीर सिंह का वृत्तांत, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयं बोध, विद्यांकुर, भाषा का इतिहास लेख, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल और सिखों का उदय और अस्त। ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। परीक्षाओं में इन रचनाओं को तो पूछा जाता है, ये साथ साथ इन रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कुछ रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मसार, भूगोल हस्तामलक, गुटका, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसे 1 से 2 बार बहुत अच्छे से देखिएगा। हम आगे चलेंगे। राजा शिव प्रसाद सिंह के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। तो राजा शिव प्रसाद सिंह कैसी भाषा का प्रयोग करते थे, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार कि वे प्रारंभ में ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग भी होता था। राजा शिव प्रसाद सिंह गुटका एक संग्रह पुस्तिका है, यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है और बहुत महत्वपूर्ण संग्रह पुस्तिका गुटका राजा शिव प्रसाद सिंह की परीक्षा की दृष्टि से, इसे अच्छे से देखिएगा। यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 ईस्वी इनका समय काल है और ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां राजा शिव प्रसाद सिंह अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करते थे, वहीं राजा लक्ष्मण सिंह बिल्कुल संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे।
राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद भी हिंदी में किया है, जो निम्न है: शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण अनुवादित रचना है राजा लक्ष्मण सिंह की, और परीक्षा में कई बार पूछी गई है कि कालिदास के शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत, इन सभी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। इसे आप याद रखिएगा। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में लिखा है: हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है राजा लक्ष्मण सिंह का। कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछा गया है और कई बार अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रश्न देखा गया है। आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा कि राजा लक्ष्मण सिंह क्या लिखते हैं। तो हिंदी और उर्दू 2 प्यारी बोली है, न्यारी न्यारी है ये बोलियाँ। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं, वहीं उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। आगे देखेंगे, भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे है ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। तो इसके संस्थापक कौन है ब्रह्म समाज के? राजा राम मोहन राय, 1828 ईस्वी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। देवेंद्र नाथ ठाकुर इसके संस्थापक है। प्रार्थना सभा 1867 ईस्वी। केशव चंद्र सेन के सहयोग से राणा डे, आत्माराम और देवेंद्र नाथ ने इसकी स्थापना की थी। वहीं वेद समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के माध्यम से हुई। सत्य शोधक समाज 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और ज्योतिबा बाई फूले ने इसकी स्थापना की, सत्य शोधक समाज की। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। वहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1882 ईस्वी में हुई। ब्लाटवस्की एवं कर्नल अलकाट ने इसकी स्थापना की। तो ब्लाटवस्की एवं कर्नल अलकाट इसके संस्थापक हैं। वहीं रामकृष्ण मिशन 1897 में इसकी स्थापना हुई। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं, प्रकाशन वर्ष और संस्थापक हैं। परीक्षा में एक न एक प्रश्न इससे जरूर बनता है, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। देखिए, यदि आपको ट्रिक से याद करना हो तो मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय की है, तो ब्रह्म राम का स्वरूप है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। वही तत्वबोधिनी, तत्व अर्थात देवता का स्वरूप होता है। देवता को तत्व के रूप में देखते हैं हम, तो देवता और तत्व से ट्रिक कर सकते हैं। देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवता और तत्वबोधिनी सभा। वही प्रार्थना सभा केशव चंद्र सेन के सहयोग से राणा डे, आत्माराम और देवेंद्र नाथ ने की थी। तो मैंने इसको केवल केशव के नाम से प्रार्थना समाज को बताया है कि केशव से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा करके एक ट्रिक बनाया है। वेद समाज में भी केशव ही है, तो वेद और केशव का एक ट्रिक बना सकते हैं। वही सत्य शोधक समाज, जिनकी स्थापना ज्योतिबा बाई फूले ने की थी, तो सत्य हमेशा ज्योति के रूप में प्रकाशित होता है, तो सत्य और ज्योति ऐसा करके एक ट्रिक बना लिया गया है। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा बाई फूले। वही आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी का है। आर्य चूंकि दयावान थे, तो दया और आर्य ऐसा करके, आर्य और दया ऐसा करके एक ट्रिक बनाया गया है, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी में ब्लाटवस्की एवं कर्नल अलकाट हैं, जिसको मैंने ब्लास्ट और काट से बनाया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंग्रेजी तरह का इसका नाम है, और ब्लास्ट काट इस तरह से इसको ट्रिक करके बनाया है। आप अपना भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। अगला है रामकृष्ण मिशन, जिसके संस्थापक है स्वामी विवेकानंद। तो विवेक और रामकृष्ण, तो रामकृष्ण जहाँ मिलते हैं वहाँ विवेक तो होगा ही, तो विवेक ऐसा करके मैंने ट्रिक बनाया है। आप अपना भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में पूरा गद्य साहित्य का विकास पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम हिंदी नाटक के विकास को पढ़ेंगे और इस प्रकार धीरे धीरे नाटक, उपन्यास, कहानी आदि को हम पढ़ते चले जाएंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते चले जाएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। सभी विद्यार्थी साहित्य कृति चैनल के माध्यम से अपनी हिंदी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सके। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में हिंदी नाटक के विकास के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।